हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भाई ऑप्टिक्स की क्लास को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारी ऑप्टिक्स की क्लास नंबर 3 है। हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी है सारा का सारा जो हम कंटेंट ले रहे हैं वो हमने लिया है भाई पिनेकल के द्वारा आने वाली इस जनरल साइंस की थ्योरी बुक से। इसमें आपके पास में बहुत अच्छे तरीके से पूरे साइंस का कंटेंट दिया गया है। अगर आप भी रेलवे एसएससी ऐसे वनडे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और आप थ्योरी पोर्शन अगर कवर करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो आप आज ही इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपके पास में लिंक दी गई है, या आप अमेजन या फ्लिपकार्ट या डायरेक्ट आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। एक बहुत ही शानदार किताब के साथ में, एक बहुत शानदार कंटेंट के साथ में मैं आपके लिए ऑप्टिक्स की क्लास लेकर आया हूं। तो आप इसको पढ़िएगा और आपको इसको एंजॉय कीजिएगा। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई ऑप्टिक्स की हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज प्रतिबिंब की रचना को लेकर कुछ चीज़ों के विषय में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास तक पढ़ा था कि दर्पण के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, मिरर को लेकर हमने चीज़ों को डिस्कशन किया था। तो मिरर में हम आज देखने वाले हैं कि किसी भी दर्पण के सामने, खासकर हम बात करेंगे यहाँ पर गोलीय दर्पण की, उत्तल और अवतल दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु की जो इमेज बनती है वो किस प्रकार से बनती है, तो उसको लेकर हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्त, देखते हैं हम लोग की प्रतिबिंब की रचना कैसे होती है। तो हमने पिछली क्लास में कुछ बेसिक सी चीजें देखी थी, एक बार हम उसको रिकॉल करते हैं। तो देखिएगा, हमने सीखा था कि अगर हमारे पास में कोई दर्पण रखा हुआ है भाई, सपोज हमारे पास में ये दर्पण रखा हुआ है भाई, ये एक अवतल दर्पण है, अंदर की तरफ से इसमें क्या होगा, परावर्तन होगा। और इसके सामने अगर हमने किसी वस्तु को रखा हुआ है, सपोज हमने इसके सामने ये वस्तु रखी भाई, ये हमारे पास में वस्तु है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की रचना के हमने कुछ 3 नियमों को पढ़ा था। तो पहला नियम हमने क्या सीखा था कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो हमने एक्सेस बनाई भाई ये वाली, ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, अगर इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है दोस्त, तो परावर्तन के पश्चात हमेशा कहां से होकर जाती है भाई, फोकस से होकर जाती है। पहला नियम हमने ये सीखा था। अब सेकंड नियम की बात करते हैं। सेकंड नियम हम क्या कहते हैं भाई, कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है, सपोज हमारे पास में यहाँ पर कोई वस्तु थी दोस्त, ये वस्तु थी और यहाँ इसका क्या था भाई, फोकस था, यहाँ पर इसका क्या था, फोकस था। अगर प्रकाश की किरण भाई फोकस से होकर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है दोस्त, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी बात हमने ये करी थी कि अगर सीधी आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से होकर आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, है ना जी। और तीसरा नियम हमने क्या सीखा था भाई, कि तीसरा नियम हमें क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है ना जी, तो वक्रता केंद्र, अगर सपोज हमारे पास ये वस्तु है दोस्त और इसका वक्रता केंद्र सपोज यहाँ पर है, तो हमने क्या नियम सीखा था कि अगर प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर आ रही है दोस्त, अगर ये प्रकाश की किरण आई, तो परावर्तन होकर वो उसी दिशा में क्या होती है, वापिस की तरफ लौट जाती है। परावर्तन होने के बाद वापिस उसी दिशा में लौट जाती है। तो प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो ऐसी किरणें चाहिए जो एक दूसरे को क्या करें भाई, काट दें। दो ऐसी किरणें चाहिए जो एक दूसरे को क्या करें, काट दें। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, प्रतिबिंब की रचना कर सकते हैं। तो देखिए, अगर सपोज हम अवतल दर्पण के लिए लेकर चलते हैं, तो अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो अलग अलग स्थितियों में हम रख सकते हैं। तो स्थिति कैसे हम निर्धारित करेंगे भाई, इसको देखिएगा। तो हम यहाँ पर कुछ पोजीशंस को डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास में ये अवतल दर्पण है भाई, है ना जी, तो 6 जगहों पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए वस्तु को हम अलग अलग 6 जगह पर रख कर देखते हैं। तो अलग अलग 6 जगह पर अगर मैं वस्तु को रखता हूं, तो पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट को डिफाइन करते हैं, कुछ पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं भाई। ये वाला जो पॉइंट होगा भाई, इसको हमने क्या कहा था, ये हमारे पास ध्रुव होता है, इसे हमने पोल पी कहा था, है ना जी। यहाँ पर कहीं हमारे पास में इसका फोकस होता है भाई, एफ हमारे पास में होता है। इसके बाद में हमारे पास में वस्तु का क्या होता है दोस्त, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसके बाद में हम यहाँ पर कहीं मानते हैं दोस्त अनंत, अनंत हम मानते हैं, है ना जी, अनंत हम यहाँ पर मानते हैं। तो देखिए, हम वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं भाई। पहली पोजीशन हम वस्तु को रख सकते हैं अनंत पर,
है ना जी। पहली पोजीशन हम कहाँ पर रख सकते हैं, तो वस्तु को हम रख सकते हैं अनंत पर। तो पहली पोजीशन अगर हमारी वस्तु अनंत पर रखी हुई है, इनफाइनाइट पर रखी हुई है। दूसरी पोजीशन हम क्या मान सकते हैं भाई, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, है ना जी। तो दूसरी वस्तु कहाँ होगी, अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के मध्य में हमारे पास में वस्तु हो जाएगी, इनके बीच में कहीं वस्तु हो जाएगी। तीसरी पोजीशन हम कहां पर मानते हैं भाई, एग्जैक्ट हमने कहां पर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, एग्जैक्ट हमने कहां पर रखा, सी पर, है ना जी। चौथी पोजीशन हमारे पास कहां पर होगी भाई, सी और एफ के बीच में। चौथी पोजीशन हम क्या लेते हैं दोस्त, तो सी और एफ के मध्य में, सी और एफ के मध्य में, है ना जी। अब लास्ट पोजीशन देखते हैं भाई, अगली पांचवी पोजीशन क्या हो जाएगी दोस्त हमारे पास, फोकस पर। तो पांचवी पोजीशन हम कहां पर रखेंगे, फोकस पर हम वस्तु को रख सकते हैं। और लास्ट पोजीशन हमारे पास क्या हो जाएगी दोस्त, फोकस और पोल के बीच में, तो फोकस और ध्रुव के बीच में। तो छठवीं पोजीशन हमारे पास हो जाएगी फोकस और पोल के मध्य में, फोकस और पोल के कहां पर हो जाएगी दोस्त, मध्य में। तो ये ऐसी 6 पोजीशन पर हम वस्तु को रख सकते हैं। 6 ही संभावित हमारे पास स्थितियां होती है। अब दर्पण के अंदर घुस के हम वस्तु को नहीं रख पाएंगे भाई, है ना, ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप दर्पण के आर पार चले गए, जादुई मिरर यहाँ पे नहीं होता है ना जी। तो ये 6 अलग अलग स्थितियां हैं जहां पर हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो चलिएगा 1 बाय 1 हम सभी स्थितियों पर वस्तु को रखते हैं और प्रतिबिंब की रचना को देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रतिबिंब की रचना होती है। अगर पहली स्थिति देखते हैं भाई, देखिएगा पहली स्थिति अगर हम देखते हैं कि जब हमारे पास वस्तु बहुत दूर रखी हुई है भाई, अनंत पे रखी हुई है, हमें नहीं पता वस्तु कहां पर है, अनंत पर है वस्तु, हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि अनंत दूरी को हम लोग नहीं देख सकते। अगर अनंत पे वस्तु रखी हुई है, देखिएगा अनंत से अगर वस्तु रखी है भाई, तो सीधे आने वाली प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, है ना जी। और दूसरी प्रकाश की किरण भी लेते हैं तो सीधी आई तो फोकस से होकर जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं वस्तु ए भी हमारे पास अनंत में कुछ इतनी बड़ी थी भाई, ये साइज की हमारी वस्तु थी, लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या बना भाई, एक डॉट की तरह बना हुआ है, एक डॉट की तरह बना हुआ है। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई, तो इसको याद रखेंगे, ये प्रतिबिंब वास्तविक तो बना है, दर्पण के सामने की तरफ बना है मतलब वास्तविकता है, दर्पण के पीछे की तरफ बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाता है। तो दर्पण के सामने बना है मतलब वास्तविक है, उल्टा बना है वस्तु के आकार से बहुत ही छोटा बना है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो इमेज बनी है भाई वो रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर जो इमेज बनती है बहुत छोटी कहते हैं, या इसको हम पॉइंट साइज या बिंदु आकार का प्रतिबिंब यहां पर बनता है, बिंदु आकार का प्रतिबिंब होता है, या हम इसे कहते हैं पॉइंट हमारे पास में बनता है भाई, पॉइंट साइज का क्या बनता है दोस्त, प्रतिबिंब बनता है। तो अनंत पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब के लिए आप याद रखेंगे कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बिंदु के आकार का बनता है। पहली पोजीशन हो गई भाई, अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनता है। दूसरी कंडीशन हमारे पास में क्या है भाई, जब हमने वस्तु को कहां पर रखा दोस्त, तो देखिएगा ये अनंत है भाई, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में हमने वस्तु को रखा हुआ है। जब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में वस्तु को रखा हुआ है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा भाई, अनंत और सी के बीच में रखा है। तो देखिए अगर ये वस्तु है ए बी, ए से चलने वाली प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के सीधे आई तो टकरा के कहां से जाएगी दोस्त, फोकस से होकर जाने वाली है। सेकंड, अगर हम सी से आने वाली प्रकाश की किरण एक ले लें तो सीधी जाएगी, टकरा के वापिस यहीं पर आएगी। जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें काटी हैं भाई, वस्तु देखो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ रखी थी, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्त वो भी कैसा बनेगा, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा। अब आप यहां पर गौर से देख सकते हैं कि वस्तु हमारी बी ए रखी थी, इसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बना, लेकिन वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना हुआ है। तो प्रतिबिंब कैसा बना भाई, दर्पण के सामने बना है तो वास्तविक, उल्टा बना हुआ हमें दिख रहा है, और वस्तु के आकार से कैसा बना है भाई, छोटा यहां पर प्रतिबिंब हमारे पास बना हुआ है। तो हम कहेंगे अगर वस्तु अनंत और सी के बीच में रखी हुई है, या हम इसे कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से थोड़ा सा दूर रखी हुई है। अगर इस कंडीशन में रखी हुई तो इमेज कैसी बनेगी मेरे भाई, तो इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड, जिसको हम कहते हैं एक छोटे आकार के प्रतिबिंब हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है। आगे देखिएगा अगली पोजीशन देखते हैं, जब हमारे पास वस्तु कहां पर रखी है भाई, वक्रता केंद्र पर रखी है। ये हमारी वस्तु है, ये सी पर ही क्या है भाई दोस्त, रखी हुई है वक्रता केंद्र पर। तो अगर इससे आने वाली प्रकाश की किरण लेंगे टकराकर फोकस से जाएगी दोस्त, पहली कंडीशन है ना जी। और दूसरी कंडीशन अगर हम लेते हैं यहां पर कि अगर यहां से वस्तु की फोकस से होकर आती हुई प्रकाश की किरण आई, ये वाली प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर आई है तो टकराने के बाद क्या होगी भाई, ये परावर्तन के बाद ये सीधी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के सीधी हो जाएगी।
अब ये दोनों प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर कट करेगी, तो इमेज कहां पर बन रही है इसकी आप देख सकते हैं कि सी वाले की इमेज कहां पर बन रही है भाई, सी पर ही इमेज बन रही है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा यहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। याद रखने वाला पॉइंट है कि अगर वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब भी उसका वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। दर्पण के सामने की तरफ प्रतिबिंब बनेगा मतलब वास्तविक है। चित्र में आप देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति हमारे पास कुछ इस तरीके से खड़ा था तो प्रतिबिंब कैसा बना है दोस्त, तो प्रतिबिंब इसका कुछ ऐसा बना है ना जी। तो उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ है, वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बना है। जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा यहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। हम लास्ट में सभी को कंक्लूड भी करने वाले हैं ताकि आप इसको अच्छे से याद भी रख पाएं, बहुत एक आसान तरीके से मैं आपको इन्हें याद कराने वाला हूं। अगला देखिएगा, जब हमने वस्तु को रखा भाई कहां पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, है ना जी। ए भी हमारी वस्तु है, तो देखिए इससे अगर एक कोई प्रकाश की किरण सीधी गई भाई तो टकरा के कहां पर जाएगी, फोकस से जाएगी। टकराकर कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण की अगर बात करें कि कोई प्रकाश की किरण सी से होकर आ रही है दोस्त, अगर कोई प्रकाश की किरण सी से होकर आ रही तो ये इसी तरीके से लौट जाएगी वापिस की तरफ। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो प्रतिबिंब बनेगा भाई दर्पण के सामने तो बनेगा लेकिन वस्तु से भी पीछे बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अगर हम इसको बनाकर देखना चाहें तो हम इसको बना भी सकते हैं, देखिएगा हम अपने तरीके से इसको एक बार बनाते हैं। अगर हमारे पास में ये दर्पण था दोस्त, है ना जी, इसके सामने हम कोई वस्तु रखते हैं। सपोज हमारे वस्तु कहां पर रखा है भाई, सी और एफ के बीच में रखा है। ये सी है, ये एफ है, इसके बीच में अगर हमने किसी वस्तु को रखा, सपोज हमने यहां पर ये वस्तु रखी भाई, ये वस्तु हमने रखी हुई है ना जी। इसको हम नाम दे देते हैं दोस्तों ए बी। हमने इसको कह दिया कि ए, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। अब देखिए यहां से चलने वाली प्रकाश किरणों को लेकर हम बात करते हैं। तो देखिए पहली प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आई भाई तो टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी दोस्त, ये तो फोकस से होकर जाने वाली, ये तो होगी पहली प्रकाश की किरण। अब अगर हम यहाँ पर दूसरी प्रकाश की किरण की बात करें तो दूसरी प्रकाश की किरण के लिए हमारे पास जगह यहाँ पर खास बचती नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा सी को थोड़ा पीछे तरफ करते हैं दोस्त। सी को हम यहाँ पर कर लेते हैं, सपोज हमारा सी यहाँ पर था, है ना जी। अब देखो सी से आने वाली प्रकाश की किरण को हम यहाँ से बनाते हैं। सपोज अगर यहाँ से कोई एक प्रकाश की किरण इस तरीके से चलते हुए गई थी, और ये दर्पण को हम इधर आगे कर लेते हैं, ये हमारा दर्पण था भाई। तो यहां से अगर कोई प्रकाश की किरण गई है दोस्त, टकरा के यहां पर आएगी और ये दोनों प्रकाश की किरणें यहां कहीं आकर क्या होंगी, पीछे की तरफ मिलने वाली है। इस तरीके से यहां पर पीछे की तरफ आकर क्या होंगी, प्रकाश की किरणें हमारी मिल जाएंगी। तो पीछे की तरफ जब ये प्रकाश की किरणें हमारी मिलेंगी तो यहां पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको आप अगर चाहें तो प्रकार की सहायता से बहुत अच्छे से बना सकते हैं। सपोज आपने भाई 5 सेंटीमीटर का क्या लिया दोस्त, एक आर्क लिया, ये 5 सेंटीमीटर का आप ऐसा चाप बनाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जहां केंद्र मिलेगा दोस्त 5 सेंटीमीटर पर, उसको आप सेंटर कह सकते हैं। ये वाले हिस्से को आप पोल कह सकते हैं। इनके बीच की जो दूरी होगी उसको आप फोकस कह सकते हैं। अब आप वस्तु को यहाँ पर रखिएगा, सीधी लाइन खींचिएगा, फोकस से होकर ले जाएगा और सी से होकर जाने वाली वस्तु सी पर ही आकर लौट जाएगी। ये दोनों क्या होंगे भाई, यहाँ कहीं आकर इधर पीछे मिल रहे होंगे और प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बन रहा होगा, प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बनेगा। तो याद रखेंगे ये वाला पॉइंट कि जब हमने किसी वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु को कहां पर रखा, फोकस और सी के बीच में रखा, वक्रता केंद्र के बीच में रखा, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्त, देखिए उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो अगर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो कहां रखना होगा, वक्रता केंद्र से फोकस की तरफ हमें चलना पड़ेगा, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हमें मिलेगा, है ना जी। अगली कंडीशन देखते हैं भाई कि जब हमने वस्तु को फोकस पर रख दिया तो देखिए अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर रखा था, तो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनने वाला है। तो अनंत पे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु के आकार से बहुत ज्यादा ही बड़ा होगा। अब चूंकि ये अनंत पर होगा तो ये हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने वाला है। अब लास्ट कंडीशन देख लेते हैं भाई। तो लास्ट कंडीशन देखिएगा, जब वस्तु को हमने कहां पर रखा, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, दर्पण के पीछे की तरफ यहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बना है तो ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा भाई, आभासी या काल्पनिक हो जाएगा, है ना जी, ये वर्चुअल हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आप देख सकते हैं, सीधा बना है और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, वस्तु के आकार से क्या बनता है, बड़ा यहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमने 6 कंडीशन में प्रतिबिंब के निर्माण को सीखा है। अब हम इसको क्या करते हैं दोस्त, कंक्लूड करते हैं। देखिएगा एक सिंगल पॉइंट में हम इसको कंक्लूड करते हैं और इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है, किस तरीके से हमारा
हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब की क्या हुई है दोस्त, रचना हमने की हुई है। इसको हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर हमारे पास में ये है भाई, अगर ये हमारे पास में कंडीशन है, ठीक है जी, चलिए इसको बनाते हैं। जस्ट अ मिनट भाई, इसको थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। चलिए कोई नहीं भाई, ये तो काम नहीं कर रहा है सटीक तरीके से, तो हम अपने तरीके से ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम अपने से ही बनाते हैं एक बेसिक सा। ये हमने लिया भाई एक अवतल दर्पण, है ना जी दोस्त, ये हमने लिया एक अवतल दर्पण। अब देखिए, इसके सामने हमने कुछ स्थितियों का निर्धारण किया है। इसके सामने हमने कुछ स्थितियों का क्या किया है भाई, निर्धारण किया है ना जी। इसके सामने हमने कुछ स्थितियों का यहाँ पर क्या किया है, निर्धारण किया है। स्थिति हमने शुरुआत में ही समझ ली थी, हमने 6 स्थितियों में वस्तु को रखा हुआ है। एक तो सपोज यहाँ पर अनंत है दोस्त, एक हमारे पास में यहाँ पर सी है, एक हमारे पास में यहाँ पर एफ है ना जी। पहली पोजीशन हमारे पास हो गई अनंत वाली, दूसरी पोजीशन हो गई अनंत और सी, है ना, तीसरी पोजीशन हो गई सी पर भाई, चौथी पोजीशन हो गई सी और एफ पर, पांचवी पोजीशन हो गई फोकस पर, छठवीं पोजीशन हो गई फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। ये 6 पोजीशन पे हमने क्या करा, वस्तु को रखा हुआ है। तो देखिए इमेज कैसे बनती है, इमेज कैसे बनती है इसको हम लेकर समझने वाले हैं, इसको हम लेकर समझने वाले हैं दोस्त। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है भाई, तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, सपोज यहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा भाई फोकस पर। ये किसका होगा भाई, जो पहले नंबर पे वस्तु रखी उसका प्रतिबिंब बनेगा यहां पर, पहले नंबर पे जो वस्तु रखी हुई है उसका प्रतिबिंब बनेगा यहां पर। फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा है दोस्त, तो यहां पर हमारे पास प्रतिबिंब देखिए उल्टा है ना जी, उल्टा है। सामने बना हुआ है, इसका मतलब कैसा है दोस्त, ये वास्तविक है, रियल इमेज हमारे पास में बनी हुई है ना जी। उल्टा भी हो गया, वास्तविक भी हो गया, और इसका आकार हमें क्या याद रखना है दोस्त, तो बिंदु आकार का है। ये हमारे पास कैसा है मेरे भाई, ये बिंदु आकार का प्रतिबिंब है। पहली कंडीशन हमारी खत्म हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखिएगा, अनंत और सी के बीच में अगर हमने वस्तु को रखा हुआ है, अनंत और सी के बीच में अगर हमने वस्तु को रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है दोस्त, तो इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस से थोड़ा सा आगे, फोकस से थोड़ा सा आगे बनेगा भाई। यहां पर हमारा प्रतिबिंब बनने वाला है, और ये जो प्रतिबिंब हमारा होने वाला है ये कैसा होगा भाई, ये हमारा प्रतिबिंब होगा दूसरे नंबर का, ये हमारा प्रतिबिंब होगा दोस्त दूसरे नंबर का, है ना जी। दूसरे नंबर की वस्तु का ये प्रतिबिंब हमारा बनने वाला है। तो अगर अनंत और सी के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में। ये प्रतिबिंब भी कैसा होगा दोस्त, तो ये हमारे पास होगा उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब है, ये होगा भाई वास्तविक, है ना जी, दर्पण के सामने बना हुआ है, वास्तविक बनेगा, है ना जी। और कैसा बनेगा दोस्त, ये हमेशा बनेगा वस्तु से छोटा, ये बनेगा वस्तु से छोटा, है ना जी। ये हमारे पास बनने वाला है वस्तु से छोटा। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन देखिएगा, अगर प्रतिबिंब सी पर रखा हुआ है दोस्त, अगर हमारे पास में वस्तु सी पर रखी हुई है, तो वस्तु सी पर अगर रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, सी वस्तु पर, यहीं पर बनेगा, सी पर, सी पर बनेगा। लेकिन कैसा है, तो इसकी आकृति देखिएगा, ये होगा भाई उल्टा, दर्पण के सामने बना है, इसका मतलब कैसा होगा दोस्त, वास्तविक होगा, रियल इमेज होगी। और कैसा होगा भाई, साइज कैसा होगा इसका, तो वस्तु के बराबर का ये साइज होने वाला है। इसका साइज कैसा होगा दोस्त, वस्तु के बराबर का होता है, वस्तु के बराबर का होता है। ठीक है, अब चौथी पोजीशन पर रखते हैं भाई, सी और एफ के बीच में अगर हमने वस्तु को रखा, सी और एफ के बीच में अगर हमने प्रतिबिंब को रखा हुआ है भाई, है ना जी, सी और एफ के बीच में अगर हमने वस्तु को रखा हुआ है, तो देखिएगा अगर सी और एफ के बीच में मतलब 4 नंबर की पोजीशन पे अगर हमने प्रतिबिंब को रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा दोस्त, इसका प्रतिबिंब बनेगा दूसरे नंबर पर, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहां पर दूसरे नंबर पर, 4 नंबर पर, है ना जी। ये भी कैसा होगा भाई, तो इसकी आकृति भी आप देख सकते हैं, ये भी हमारे पास उल्टा होगा,
दर्पण के सामने अगर बना हुआ है तो ये कैसा बनेगा मेरे भाई, ये बनेगा वास्तविक। लेकिन देखिएगा अब यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, वस्तु से कैसा बनेगा मेरे भाई, तो वस्तु से प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर बड़ा, वस्तु से प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, है ना जी। अगली पोजीशन देखिएगा, अगर 5 नंबर पे हमने वस्तु को रखा है, 5 नंबर मतलब फोकस, तो फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है दोस्त, तो वस्तु फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अनंत पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो याद रखेंगे उल्टा बनेगा भाई, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के सामने बनेगा, और वस्तु से कैसा बनेगा भाई, सबसे बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और यही जो प्रतिबिंब होगा भाई, ये प्रतिबिंब कैसा होगा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब हमारे पास में कैसा बनेगा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, है ना जी, है ना जी, बस सबसे बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है जी। अब देखिए आखिरी पोजीशन हमारे पास रह गई है, ये 6वें नंबर की पोजीशन अपने आप में एक काल्पनिक पोजीशन होती है। अगर हमने 6वें नंबर पे वस्तु को रखा है भाई, तो इसका प्रतिबिंब बनता है पीछे की तरफ, इसका प्रतिबिंब बनता है पीछे की तरफ। तो 6वें नंबर पे अगर वस्तु को रखा है तो प्रतिबिंब बनेगा इसका पीछे की तरफ। ये प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त, तो देखिएगा दर्पण के पीछे अगर बना हुआ है तो ये प्रतिबिंब होगा आभासी, ये प्रतिबिंब होगा दोस्त सीधा, है ना जी। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है दोस्त, वस्तु से बड़ा बनता है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है भाई। लेकिन जो है दोस्त ये सबसे बड़ा नहीं है, ये तो आप जानते हैं सबसे बड़ा प्रतिबिंब 5 नंबर पे बन रहा है, 5वें नंबर पे बन रहा है ना जी। तो ये हमारे पास में क्या है, अवतल दर्पण को लेकर कुछ प्रतिबिंबों की रचना हमने करी हुई है। अवतल दर्पण को लेकर हमने कुछ प्रतिबिंबों की रचना की हुई है। आगे समझते हैं इसमें उत्तल दर्पण को लेकर हम प्रतिबिंबों को समझते हैं कि किस तरीके से उत्तल दर्पण पे बनते हैं प्रतिबिंब, है ना जी। उत्तल दर्पण पे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, तो देखिएगा उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सारे के सारे दर्पण के पीछे तरफ बनते हैं, मतलब सारे के सारे आभासी प्रतिबिंब बनने वाले हैं उत्तल दर्पण से, समझिएगा। जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है दोस्त, तो बनता कहां पर है, फोकस पर बनता है, लेकिन पीछे वाले फोकस पर इसमें बनता है प्रतिबिंब। तो पीछे बनता है तो आभासी सीधा और वस्तु के आकार से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, मतलब बिंदु आकार का इसमें भी बनता है। जब वस्तु अगर अनंत और ध्रुव के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है ना जी। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। अगली कंडीशन हमारे पास में कुछ इस तरीके से है भाई, इन दोनों को हमने समझा तो दो ही हमारे पास कंडीशन इसकी पूछी जाती है। अब हम सारी की सारी कंडीशंस को बनाते हैं, है ना जी। उत्तल दर्पण की सारी कंडीशन बनाते हैं। उत्तल दर्पण जिसमें मतलब ऊपर की सतह से क्या होगा भाई, परावर्तन होगा। ऊपर की सतह से क्या होगा दोस्त, परावर्तन होगा। इसमें भी हम 6 स्थितियों को निर्धारित करते हैं और 6 की 6 स्थितियों पर हम क्या करते हैं भाई, दर्पण के लिए प्रतिबिंब को बनाने की चेष्टा करते हैं। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्त, ध्रुव हो जाएगा। इसका फोकस हमारे पास कहीं यहाँ पर होगा भाई, और यहीं पर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि इस तरफ से गोला काटा हुआ है तो केंद्र उस तरफ जाएगा, है ना जी। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ भी हम क्या करते हैं, कुछ पोजीशंस को इसकी डिफाइन कर देते हैं। जितनी दूरी फोकस पर उस तरफ होगी भाई, उतनी ही दूरी हम यहाँ पर इसका फोकस मान सकते हैं, और यहाँ पर हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान सकते हैं, यहाँ पर हम अनंत मान सकते हैं। पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर रखी हो, दूसरी कंडीशन जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तीसरी कंडीशन जब वक्रता केंद्र पर हो, चौथी कंडीशन जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, पांचवी कंडीशन जब फोकस पर हो, और छठवीं कंडीशन जब हमारे पास में कहाँ हो भाई, ध्रुव और फोकस के बीच में है। तो ये 6 स्थितियां हमारे पास है जहां पर हम क्या करते हैं, वस्तु को यहाँ पर हम रखते हैं। अब इनके प्रतिबिंब को हम देखते हैं, तो इनके प्रतिबिंब को अगर हम देखेंगे दोस्त, तो हम जानते हैं कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। तो देखिएगा यहाँ पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं दोस्त, यहाँ पर सारे के सारे प्रतिबिंब क्या बनेंगे दोस्त, वस्तु से छोटे बनने वाले हैं। सारे के सारे प्रतिबिंब वस्तु से छोटे बनने वाले हैं। ये 6 यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाते हैं ना जी। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पहला, ये दूसरा, यहाँ पर तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवीं स्थिति के प्रतिबिंब बन जाते हैं। सारे प्रतिबिंब क्या होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे सारे प्रतिबिंब यहाँ पर क्या होंगे, तो याद रखेंगे
सारे जो इमेज यहाँ पर बनती है सब वस्तु से छोटी ही बनती है, इसमें बड़ी इमेज बनती नहीं। सारे प्रतिबिंब कैसे हैं भाई, सारे के सारे कैसे हैं, सीधे हैं यहाँ पर, है ना जी। सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे हैं दोस्त, सीधे हैं। सारे के सारे कहाँ पर बन रहे हैं, दर्पण पे पीछे की तरफ बन रहे हैं, मतलब सारे के सारे कैसे हैं, हमारे पास आभासी भी हैं। सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे हैं भाई, आभासी हैं। और सारे के सारे कैसे हैं भाई, वस्तु से छोटे हैं। सारे के सारे कैसे हैं, वस्तु से छोटे प्रतिबिंब यहाँ पर बनते हैं, एक भी प्रतिबिंब यहाँ पर बड़ा नहीं बन सकता। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है भाई, उत्तल दर्पण के द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं, सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वस्तु से छोटे बनते हैं, बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बनाया ही नहीं जा सकता। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा दोस्त, जब हमें कभी भी वस्तु के छोटे प्रतिबिंब को देखना हो, बड़ी वस्तु की इमेज को छोटा हमें दिखाना हो, वहां पे हम उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने अभी सीखा भी था कि जब हम गाड़ी के हेडलाइट या जो साइड मिरर हम लगाते हैं, उसमें हमें इतने बड़े ट्रक को इतनी सी जगह में दिखाना है, तो छोटा प्रतिबिंब चाहिए, उपयोग किसका करेंगे, उत्तल दर्पण का। हाँ, अब जब हमें अगर डेंटिस्ट है, हमें दांत को बड़ा करके देखना है, तो हम अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें चीजों को बड़ा करके देखना है। सेविंग मिरर में अगर बात करें तो हम क्या करेंगे भाई, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमें बड़ा करना है ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे सके। तो जहां पर अगर वस्तु की बड़ी इमेज देखना है तो वहां पर आप अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और जहां पर आपको वस्तु को, बड़ी वस्तु को छोटे रूप में देखना है तो उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, है ना जी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपको बड़ा इमेज देखना हो, किसी भी वस्तु का अगर बड़ा प्रतिबिंब आपको देखना हो दोस्त, तो बड़ा प्रतिबिंब आप कब देख सकते हैं, जब आप उपयोग करेंगे किसका दोस्त, जहां पर भी आपको बड़ा प्रतिबिंब चाहिए वहां पर आप अवतल का उपयोग करेंगे, है ना जी। कौन, इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं दोस्त, है ना जी, कॉनकेव मिरर, सही थे हम, किसका उपयोग करेंगे भाई, कॉनकेव मिरर का उपयोग करेंगे। और जब आपको वस्तु का छोटा प्रतिबिंब चाहिए होगा, किसी भी बड़ी वस्तु की अगर छोटी इमेज आपको चाहिए, कम स्थान में इमेज चाहिए, तो आप यूज करेंगे किसका, उत्तल दर्पण का, है ना जी। इसको आप क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, इसको आप क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का आप यूज करेंगे। तो ये वाला पॉइंट याद रखने का है, इससे आप मिरर की पहचान आसानी से कर पाएंगे कि कौन सा मिरर आपको कहाँ पर उपयोग करना है, कौन सा मिरर आपको कहाँ पर उपयोग करना है। ठीक है जी, ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट यहाँ पर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक चीज समझते हैं कि जो दर्पण के पास में जो दूरियां होती है दोस्त, है ना जी, अगर हमने किसी भी दर्पण को लेकर बात करें, किसी भी दर्पण को लेकर बात करें दोस्त, तो देखिएगा अगर हमारे पास में कोई भी दर्पण है, ये हमारे पास में एक दर्पण है भाई, है ना जी, ये हमारे पास में अंदर की तरफ से प्रतिबिंब को क्या करने वाला, परावर्तन, तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने हमारे पास में कुछ दूरियां होती हैं भाई, ये हम कहते हैं फोकस दूरी, इसको हम कहते हैं हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम कहते हैं भाई सी, है ना जी, इसको हम कहते हैं पोल। तो देखिए यहाँ पर कुछ दूरी होती है, जब हम इसमें प्रतिबिंब बनाते हैं तो आपतित किरण हमारे पास इस दिशा में जाती है, आपतित किरण हमारी आगे की तरफ जा रही है, हम दूरी को नापने के लिए पीछे की तरफ आ रहे हैं। दूरी कैसे नापी जाएगी भाई, तो पी से हम सारी दूरी नापते हैं, पी से एफ तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ, या हम इसको कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब देखिए अगर फोकस दूरी हमें यहाँ पर लिखना है, अगर हम पी से एफ तक की दूरी को एफ मान लें, तो लेकिन हम इसमें माइनस साइन का उपयोग करते हैं। माइनस क्यों लगाते हैं, तो चिन्ह परिपाटी हमने पढ़ी हुई है, साइन कन्वेंशन को हमने सीखा था कि अगर आने वाली किरण आगे की तरफ जा रही है और हम दूरी नापने के लिए पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारी दिशा आपतित किरण के क्या है भाई, विपरीत है। हमारी दिशा आपतित किरण के क्या है दोस्त, विपरीत है। अगर हमारी दिशा आपतित किरण के विपरीत है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। सेकंड हम बात करें पी से सी तक की भाई, तो पी से सी तक की दूरी हमारे पास में क्या होती है दोस्त, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको हम क्या कहते हैं दोस्त, वक्रता त्रिज्या। अगर हम इसे आर से रिप्रेजेंट करें तो इसे भी हमें माइनस आर से रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि हम पीछे की तरफ आ गए, हम पीछे की तरफ आ गए, है ना जी। अब देखिए इसमें वस्तु हम रखते हैं कहां पर, सामने की तरफ। अगर वस्तु सामने की तरफ रख रहे हैं तो वस्तु की दूरी पी से जो भी वस्तु की दूरी होगी पीछे की तरफ आना पड़ेगा, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब हम स्थिति से निर्धारित करेंगे, फिर हम उसको भी क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा एक हमारे पास में क्वेश्चन है भाई, ट्रक के पश्च दृश्य उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है,
ट्रक के दर्पण से 8 मीटर की दूर पर स्थित है तो उस दूरी की गणना करें जहां पर प्रतिबिंब बनता है, उस दूरी की गणना करें जहां पर प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है ना जी। तो ये हमने कुछ दूरियों के लिए समझा, इसको हम अलग कर देते हैं थोड़ा सा हाईलाइट करके, इसको हम एक सेपरेट पार्ट में डाल देते हैं ताकि आप इसको क्वेश्चन के साथ मिक्स ना करें। ये हमारे दूरी नापने का क्या हो गया, चिन्ह परिपाटी हो गई। अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कहता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रियर व्यू कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द ट्रक इज 6 मीटर इफ द कार इज 8 मीटर फ्रॉम द मिरर, रियर व्यू कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द ट्रक। एक ट्रक है भाई, उसमें क्या है, एक दर्पण लगा हुआ है जिसमें हमें क्या होता है, पीछे की तरफ दिखाई देता है। अब देखिए उत्तल दर्पण लगा हुआ है, लगा कौन सा है भाई, उत्तल दर्पण लगा हुआ है ना जी। यदि कार ट्रक के दर्पण से 8 मीटर की दूर पर है तो उस दूरी की गणना करें जिस पर प्रतिबिंब बनता है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण की बात हो रही है ना जी। उत्तल दर्पण हमारे पास में लगा हुआ है दोस्त, ये उत्तल दर्पण हमारे पास में यहाँ पर लगा हुआ है। इस उत्तल दर्पण में हमें क्या करना है, इमेज बनाना। किसकी भाई, देखिएगा ट्रक के पश्च उत्तल रेंज की वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है। वक्रता त्रिज्या हमारे पास में गिवन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर गिवन है, मतलब आर की वैल्यू हमारे पास में दी गई है 6 मीटर। आर की वैल्यू अगर 6 मीटर है दोस्त तो फोकस कितना हो जाएगा, 3 मीटर पे। तो इसका जो फोकस होगा भाई, अगर हम यहाँ पर फोकस ले लें तो फोकस होगा 3 मीटर पे, और जो आर है हमारे पास या सी हमारे पास में जो होगा दोस्त, सी हमारे पास में कितने पर हो जाएगा, 6 मीटर पर। तो देखिएगा हमारे पास दो वैल्यू गिवन है दोस्त। फोकस हमारे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई, फोकस हमारे पास में हो जाएगा 3 मीटर। चिन्ह को हम देख लेंगे है ना जी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, 2f होता है, 6 मीटर हो जाएगा, जरूरत इसकी पड़ेगी नहीं। तो देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पर, किसी दर्पण के फोकस दूरी f, ध्रुव से वस्तु की दूरी u और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v के बीच में एक संबंध होता है जिसे हम दर्पण फॉर्मूला या दर्पण का सूत्र कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। ये हमें क्या बताता है दोस्त कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हमारे पास में हो जाता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हमारे पास में ये चीजें हो जाती है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर कुछ चीजें हैं। अब देखिएगा अगर हम इसके लिए बात करें कि हमारे पास में क्या क्या चीजें यहाँ पर हो जाएगी, तो देखिएगा दोस्त हमारे पास उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ पर होता है, तो उत्तल दर्पण का फोकस हमारे पास कुछ यहाँ पर होता है। तो उत्तल दर्पण का फोकस तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें तो यहाँ से आएगी और फोकस के लिए हम ध्रुव से आगे की तरफ ही जाएंगे। तो फोकस दूरी तो क्या रहेगी, यहाँ पर धनात्मक रहने वाली है। आगे चलते हैं भाई, आगे क्या बोला हमसे, देखिएगा ट्रक दर्पण से 8 मीटर दूरी पर है, मतलब वस्तु कितनी दूरी पर है भाई, 8 मीटर दूरी पर। तो वस्तु हमारी 8 मीटर की दूरी पर है, तो हम इस फॉर्मूले में मान रखते हैं 1/f इज इक्वल टू, अब देखिए v और u हमारे पास में क्या चीज है भाई, तो v हमारे पास में है प्रतिबिंब की दूरी और u हमारे पास में क्या है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु कितनी दूर पर है हमारे पास, 8 मीटर पे, सामने की तरफ होगी इसलिए हम माइनस का 8 लेंगे दोस्त, क्योंकि p से हम पीछे की तरफ आएंगे। प्लस हमारे पास v के विषय में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, v के विषय में हमें कोई भी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, v के विषय में हमें कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है ना जी। तो ये हमारे पास में यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हो जाएंगे, इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं। फोकस को लेकर देखिए क्या बात दी गई है, वक्रता त्रिज्या r मीटर है तो फोकस हो जाएगा 1/3, 1/3 प्लस 1/8, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f की वैल्यू 1/3 प्लस 1/8 इज इक्वल टू हो जाएगी दोस्त 1/v, है ना जी। सॉल्व करेंगे 8 और 3 11, 11/24 है ना जी। तो यहाँ से सॉल्व करके v की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 11/24, या आप इसको कह सकते हैं 24/11। इसको काटेंगे दोस्त 2.1 के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के ध्रुव से 2.1 मीटर दूरी पर। अगर यहाँ से दर्पण के ध्रुव से 2.1 मीटर की दूरी पर, मतलब ये फोकस अगर 3 मीटर पे है तो प्रतिबिंब फोकस के पहले बनेगा। तो हमने अभी देखा भी था भाई कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे कहाँ बनते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव हमारा P है, फोकस सवाल में कितना दिया है, 3 मीटर का दिया है, तो मतलब 3 मीटर के पहले पहले ही सारे प्रतिबिंब बन के खत्म हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे चलिएगा भाई, आगे हम लोग बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को लेकर बात करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन एक्चुअल में हमारे पास में क्या चीज होती है, रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मतलब क्या होता है दोस्त कि कोई भी दर्पण, लेंस या कोई भी प्रकार की चीज जो हमारे पास में प्रतिबिंब को बना रही है, तो प्रतिबिंब को वो कितने % बढ़ा रही है, घटा रही है, इसका अनुपात हमें क्या बताता है, रेखीय आवर्धन बताता है। तो निकाला कैसे जाता है इसको भाई, वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी, या वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई।
लंबाई, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, सॉरी, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन हमें क्या बताता है कि हमारे पास अगर कोई वस्तु है या कोई दर्पण, लेंस, कोई भी प्रकार का पदार्थ है, तो वो प्रतिबिंब को कितने गुना बढ़ाकर बना रहा है। अगर वस्तु 1 सेंटीमीटर की है, सपोज अगर प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो क्या होगा भाई, 2/1। रेखीय आवर्धन कितना हो जाएगा, 2, या 200% बन गई इमेज। अगर 1 थी तो 2 सेंटीमीटर में बन गई, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा। तो रेखीय आवर्धन को आप सीधे निकाल सकते हैं, या आप याद रखेंगे कि जो भी आपके पास प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई आपके पास में हो जाएगी, और बटे में आपके पास में क्या आ जाता है दोस्त यहाँ पर, तो बटे में आपके पास में आ जाता है वस्तु की लंबाई, बटे में हमारे पास में आ जाता है वस्तु की लंबाई। इनके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे, एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा, एम बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या हम इसको निकाल सकते हैं भाई -v/u से, -v/u से। u हमारे पास में क्या होगा दोस्त, वस्तु की दूरी है ना जी, दर्पण या दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u से रिप्रेजेंट की जाती है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v से रिप्रेजेंट की जाती है। सवाल देखिएगा, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो रेखीय आवर्धन हमारे पास में क्या होता है दोस्त, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई है 12, वस्तु की लंबाई है 3, रेखीय आवर्धन कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 यूनिट का रेखीय आवर्धन हो जाएगा। चूंकि ये लंबाई का अनुपात है, इसकी कोई भी इकाई हमारे पास में नहीं होती है, तो याद रखेंगे इस तरीके से हम रेखीय आवर्धन की गणना कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ एक घटनाएं थी भाई, जो दर्पण को लेकर हमने चीजों को समझा हुआ है, दर्पण को लेकर हमने कुछ चीजों को समझा हुआ है। आई होप आप इसको याद रखेंगे। अब कुछ पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपके पास में रेखीय आवर्धन, अगर आपके पास में भाई कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट मैं आपको नोट करा रहा हूं, है ना जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। अगर हमारे पास में दोस्त लीनियर मैग्निफिकेशन, या हम कहें कि रेखीय आवर्धन को लेकर हम कुछ चीजें बात करते हैं ना जी, अगर हम इस वाले फॉर्मूले से यूज करते हैं, m बराबर अगर हम लोग यूज करते हैं दोस्त -v/u से, है ना जी, -v/u से अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर हमारे पास में देखिएगा m की वैल्यू अगर हमारे पास धनात्मक आती है, m हमारे पास या तो पॉजिटिव आ सकता है दोस्त, या m हमारे पास नेगेटिव आ सकता है, दो ही पॉसिबल है। अगर m हमारे पास पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है दोस्त, तो प्रतिबिंब हमारे पास में कैसा बना हुआ है, सीधा प्रतिबिंब हमारे पास में बना हुआ है। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है दोस्त, तो ये हमेशा होता है आभासी, या हम इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज इसे कहा जाता है। अगर m का मान नेगेटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है दोस्त, तो प्रतिबिंब बना हुआ है उल्टा, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है दोस्त, तो उल्टा प्रतिबिंब हमारे पास में हमेशा वास्तविक होता है, उल्टा प्रतिबिंब हमारे पास में हमेशा वास्तविक होता है। तो ये हमारे पास में कुछ कंडीशंस थी, जिसमें हमने दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों को सीखा कि किस किस तरीके से यहाँ पर प्रतिबिंब बन सकते हैं। इन सभी के विषय में हमने चर्चा की और इनको हमने सीखा। इस क्लास को एक बार अच्छे से देखिएगा, सारे प्रतिबिंबों को अच्छे से समझिएगा। हमने इसको कंक्लूड भी किया हुआ है, कंक्लूजन भी आपके पास में है। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, एक दो बार इसे पढ़िएगा। अगर आपने पहले से ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी है, 11th-12th में आपके पास नहीं थी, या ग्रेजुएशन में आपने नहीं पढ़ी है, तो इसको थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़िएगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक अगर कहें तो फिजिक्स के सेक्टर में आपके लिए यही है आपके एग्जाम में, और इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लेकर पढ़ेंगे, है ना जी। 6-7 घंटे हमें इसको कंप्लीट करने में लगने वाले हैं, 8 से 10 क्लासेस आपकी होने वाली है ना जी। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में बनने वाले ऑब्जेक्टिव भी हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसका हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ में हम देखते चलेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और भी वैरायटी की चीजें। आगे हम लेंस की तरफ बढ़ेंगे, अगली घटना को हम समझने वाले हैं अपवर्तन। तो कल की क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।